हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर अब्दाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद डॉक्टर अब्दाल। सो आज मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स एंड दिस इज फॉर द बीटेक। द ड्यूरेशन फॉर द MT पेपर इज 90 minutes एंड द मैक्सिमम मार्क्स फॉर द पेपर इज 50। सो इससे पहले मैंने जो है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है बीटेक के लिए और बीसीए के लिए, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। और अब जो रिसेंटली मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की। सो मैंने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स सेट थ्योरी तक कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने सोचा कि बच्चों को पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर चाहिए होता है कि वो पहले पैटर्न देख लें कि कैसा पेपर आया था पहले सेमेस्टर्स में। तो इसलिए मैं उनके लिए उनकी हेल्प के लिए डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का पेपर पहले सॉल्व कर रहा हूँ। उसके बाद में सेट थ्योरी के बाद के जो टॉपिक रहते हैं जैसे कि रिलेशन रहता है और इक्विवेलेंस रिलेशन एंड फंक्शंस, तो ये सारे मैं टॉपिक उसके बाद कवर कर दूंगा। सो कनेक्ट रहिए मेरे साथ। और कुछ बच्चे जहमत भी नहीं करते हैं, वो देखते भी नहीं चैनल पे क्या क्या बना हुआ है। तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए मैंने काफ़ी सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, इससे पहले भी लीनियर अलजेब्रा की और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2, इन सब की भी प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई हैं, तो आप जाके देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लॉजिक से रिलेटेड है। डिटरमाइन द ट्रुथ वैल्यू ऑफ ईच ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द डोमेन कंसिस्ट ऑफ ऑल इंटीजर्स। मतलब क्या आपके पास जो डोमेन रहेगा वो इंटीजर्स रहेगा, मतलब जेड का मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं आपके 0 1 प्लस माइनस 1 ले लो या फिर प्लस, इस तरह से कर सकते हो। ठीक है, ये आपके पास सेट ऑफ इंटीजर्स है। तो आपके पास पहला स्टेटमेंट ए में क्या है, फॉर ऑल एन प्लस वन इज ग्रेटर देन एन। क्या इंटीजर्स के लिए ये हमेशा होल्ड करता है कि n+1 हमेशा ग्रेटर देन n होता है? तो यहाँ यस, ये होल्ड करता है। अगर n की वैल्यू कहाँ से आ रही है, वो इंटीजर से आ रही है, तो ये हमेशा होल्ड करता है। तो इसका जो ट्रुथ वैल्यू है वो है ट्रू। नेक्स्ट है आपके पास बी, देयर एग्जिस्ट एन, मतलब वो बोला कि एक n जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसके लिए 2n इज इक्वल टू 3n हो जाएगा। अब n कहाँ से आ रहा है, n आ रहा है आपका z से। ठीक है, तो ऑब्वियसली ऐसा है कि n एग्जिस्ट करेगा, n की वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 0। तो 2 इंटू 0 3 इंटू 0 दो हमेशा इक्वल होते हैं, इनकी वैल्यू क्या आएगी, 0 इज इक्वल टू 0। सो दोनों की वैल्यू क्या है, वो ट्रू है। फर्स्ट वाला स्टेटमेंट फॉर ऑल है, ठीक है, फॉर ऑल n के लिए है, और सेकंड वाला देयर एग्जिस्ट के लिए है। तो ये दोनों ट्रू स्टेटमेंट्स हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड है। 3 कार्ड्स आर चोजन वन आफ्टर द अदर फ्रॉम 52 कार्ड। ओके, फाइंड द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। तो फर्स्ट है विद रिप्लेसमेंट। सो विद रिप्लेसमेंट का मतलब होता है आपके पास एक मान लो बैग है, उसमें 52 कार्ड्स पड़े हुए हैं, आपने एक कार्ड निकाला, ठीक है, वो कुछ भी आया और वापस से आपने उसको बैग में डाल दिया। तो ए पार्ट के लिए आपको ये करना है विद रिप्लेसमेंट। ठीक है, मतलब आपने उसको रिप्लेस कर दिया, जहाँ से उठाया वहीं डाल दिया बैग के अंदर। अब आपको बताना है कि 3 कार्ड्स निकाले जा रहे हैं, तो फाइनल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। तो आपने फर्स्ट कार्ड निकाला, तो आपके पास फर्स्ट कार्ड के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है, 52। फिर आपने जितने भी कार्ड्स निकाले, एक कार्ड निकाला था वापस डाल दिया, तो आपके पास सेकंड कार्ड निकालने के लिए भी कितने वेज है, 52 वेज है, और थर्ड कार्ड निकालने के लिए भी 52 वेज है। तो ये हो गया 52⁻3। अब बी का मतलब होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब आपके पास एक बैग था, उसमें 52 कार्ड्स थे, आपने एक कार्ड निकाला, अब वो आप अपने हाथ में ही रखोगे, वो वापस से नहीं डालोगे। फिर आप सेकंड कार्ड निकालोगे, फिर आप थर्ड कार्ड निकालोगे और किसी भी कार्ड को वापस नहीं डालोगे। तो अब आपके पास कितने वेज बनते हैं, तो 3 आपके पास चॉइसेस हैं। फर्स्ट चॉइस के लिए आपके पास 52 चॉइसेस रहेंगी जब आप फर्स्ट कार्ड निकाल रहे होगे। अब बैग में से एक कार्ड कम हो गया, 51 रह गए, तो नेक्स्ट के लिए आपके पास कितनी चॉइस है, कार्ड निकालने के लिए 51 चॉइसेस हैं। अब जब आपने 2 कार्ड निकाले तो आप टोटल बैग में कितने बचे, 50 कार्ड्स, तो थर्ड कार्ड के लिए आपके पास 50 चॉइसेस हैं। तो मतलब जब आप थर्ड कार्ड निकालोगे तो कितने वेज में निकाल सकते हो, 50 वेज में, और इन सबको आप करोगे मल्टीप्लाई, तो यही आपका आंसर आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिस्ट द ऑर्डर पेयर इन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी वेयर ए बी बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, मतलब एक रिलेशन हमने डिफाइन करा है। रिलेशन आपको पता होगा क्या होता है, वो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है, बट इन्होंने रिलेशन जो बनाया है वो कुछ पर्टिकुलर रेस्ट्रिक्शन लगा के बनाया है कि ऑर्डर पेयर जो होगा ए कॉमा बी, जिसमें से ए एलिमेंट कैपिटल ए से आता है और बी एलिमेंट जो है वो कैपिटल बी से आता है, तो ये ऑर्डर पेयर आर में कब बिलोंग करेगा। फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि ए प्लस बी की वैल्यू हमेशा 4 आनी चाहिए। अब आप अगर बी के एलिमेंट नोट करो तो बी के एलिमेंट 7 8 9 10 है, और ए के एलिमेंट जो है वो क्या है, ए के एलिमेंट 1 2 3 4 तक है। तो मैं ए में कोई सा भी एलिमेंट उठा लूँ मिनिमम से मिनिमम 1, तो उसमें अगर मैं बी का कोई सा भी एलिमेंट ऐड कर दूँ तो मिनिमम एलिमेंट मुझे 8 मिलेगा। और ये बोला है कि फर्स्ट पार्ट में मिनिमम आपको मतलब सम हमेशा 4 चाहिए, तो 4 आप कभी भी नहीं बना पाओगे, तो फर्स्ट का आंसर जो आएगा वो आर आएगा एम्प्टी सेट।
मतलब जो रिलेशन बन रहा है वो एम्प्टी सेट बनेगा। सेकेंड है ए डिवाइड्स बी, मतलब कि ए कॉमा बी आर में अगर है तो क्या कंडीशन डालेगा वो कि ए जो है वो बी को डिवाइड करेगा। तो ये मैथमेटिकली हम ऐसे लिखते हैं ए डिवाइड्स बी, ए देन वर्टिकल स्लैश लगाते हैं और फिर डिवाइड्स बी, इस तरह से लिखते हैं। तो अब आपके पास आर में कौन कौन से एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आएंगे, तो मतलब हमेशा फर्स्ट वाला सेकंड वाले को डिवाइड करे, मतलब ये वाला ए जो है वो बी को डिवाइड करे। तो 1,7 आएगा, 1,8 आएगा, 1,9, 1,10, इस तरह से आ जाएंगे सारे एलिमेंट। देन अब आप सेकंड देखो, 2 किस किस को डिवाइड कर सकता है, 2 इवन नंबर्स को ही डिवाइड कर सकता है, तो 2 8 को डिवाइड करेगा और 2 10 को। तो जो सेकंड पोजीशन पे एलिमेंट आ रहे हैं बी से ही आ रहे हैं। अब मैं 7 और 9 नहीं ले सकता क्योंकि 9 और 7 को 2 डिवाइड नहीं करता। देन 3 के लिए क्या ले सकता हूँ मैं, 3 के लिए सिर्फ और सिर्फ 9 ले सकता हूँ, 3 9 को ही डिवाइड करेगा बी के एलिमेंट्स में। एंड लास्ट इज 4, तो 4 किसको डिवाइड करेगा, 8 को, कंप्लीटली डिवाइड। तो ये आपका पूरा आर बन गया। तो सेकंड पार्ट आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। थर्ड पार्ट में बोल रहा है कि जी सी डी ए कॉमा बी का 1 होना चाहिए। अगर जी सी डी ए कॉमा बी का 1 है तो ए बी कहाँ होगा, वो आर में होगा। तो मुझे आप आर बना के दिखाओगे आर क्या होगा। तो जी सी डी 1 का मतलब है उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों का 1 होना चाहिए। जो फर्स्ट एलिमेंट ए से आ रहा है और सेकेंड एलिमेंट बी से आ रहा है, तो मैंने कहा फर्स्ट पे 1 ही रख दूँ और बी का कोई सा भी एलिमेंट रख दूँ तो उनका जीसीडी तो फिर हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि 1 और 8 को डिवाइड करने वाला एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ नंबर 1 ही होता है। तो 1 7 1 8 1 9 एंड 1 10। अब 2 के लिए कौन सा लोगे, 2 और 7 इनका जीसीडी हमेशा 1 होता है। अब 2 8 नहीं ले सकते क्योंकि 2 8 का जीसीडी 2 होता है, हमें जीसीडी 1 चाहिए, तो 2,9 आएगा। ठीक है, फिर 3 के लिए देखो, तो 3 और 7 क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है ये, 3 7 के बाद 3 8 3 9 नहीं ले सकते, उनका जीसीडी 3 आ जाएगा, तो आप लोगे 3 10, 3 10 का भी जीसीडी 1 होता है। फिर 4 के साथ 4 7 7 तो हर किसी के साथ इसलिए आना क्योंकि 7 प्राइम है। ठीक है, फिर 4 8 नहीं आ सकता, 4 9 आएगा और 4 10 भी नहीं आ सकता क्योंकि 4 10 का जो जीसीडी होता है, 4 10 का जो जीसीडी होता है वो होता है 2, तो हमें तो जीसीडी 1 चाहिए। तो ये आपका आर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो गया। आर में यही एलिमेंट आएंगे जो मैंने यहाँ पे बना के दिखाए। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा कि आपको आर के एलिमेंट कंस्ट्रक्ट करने के, आर में कौन कौन से ऑर्डर पेयर आएंगे, जो भी कंडीशन दे रखी है फर्स्ट सेकंड थर्ड में उसके अकॉर्डिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हमारे पास 2 रिलेशन दे रखे हैं, आर और एस। ठीक है, आर और एस रिलेशन हमें आपके पास ऑलरेडी है, और किस सेट पे बनाया गया है ये 1 2 3, मतलब मान लो ये ए सेट है, इस पे 1 2 3 4 पर ही बनाया गया, इसमें 1 2 3 4 के अलावा कोई एलिमेंट नहीं नजर आएगा। और इसमें हमें क्या कंस्ट्रक्ट करना है, एस ऑफ आर एंड आर ऑफ एस, वन कंपोजिशन ऑफ रिलेशन फाइंड करना है। तो जो एस ऑफ आर बनता है ना, उसका मेथड मैं आपको बता दूँ क्या होता है। एक एलिमेंट आप ए कॉमा बी आर से लोगे और बी कॉमा सी जो है वो एस से लोगे। जब मैं एस ऑफ आर बना रहा हूँ, ठीक है, मैं फर्स्ट पार्ट एस ऑफ आर के लिए बता रहा हूँ, तो ए कॉमा बी आपने रिलेशन आर से उठाया और बी कॉमा सी रिलेशन एस से उठाया। ये हमने ऐसे क्यों उठाया, इसमें बी दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो एक एलिमेंट इनमें बी कॉमन होना चाहिए, तो जो उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, मतलब जो आप एस ऑफ आर के एलिमेंट लिखोगे तो उसमें आएगा ए कॉमा सी, मतलब कि ये वाला फर्स्ट एलिमेंट और सी ये वाला लास्ट एलिमेंट। तो एस ऑफ आर में कौन सा एलिमेंट गया, ए कॉमा सी गया। तो ये रूल याद कर लो, आर से अगर एस ऑफ आर लिखा है तो आप आर से स्टार्ट करोगे, मतलब यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट जो है आर से उठाओगे, तो ए कॉमा बी आपने आर से उठाया, फिर ये वाला, फिर एस से कौन सा उठाओगे, बी कॉमा सी देखोगे, मतलब जहाँ पे आर का एलिमेंट एंड हो रहा है बी पे एंड हो रहा है तो एस का एलिमेंट बी से ही स्टार्ट होना चाहिए। और जो फाइनल रिजल्ट बनेगा वो ए कॉमा सी बनेगा, मतलब जहाँ से वो आर का एलिमेंट स्टार्ट हो रहा था और एस का एलिमेंट कहाँ एंड हो रहा था, सी पे, तो इनका कंपोजिशन बनेगा ए कॉमा सी। तो इस तरह से हम बनाना शुरू करते हैं। तो एस ऑफ आर, तो आर का फर्स्ट एलिमेंट देखो 1,2 है। ठीक है, अब 1,2 किससे मर्ज कर सकते हैं आप, 2,1 से, क्योंकि जहाँ पे आर का एलिमेंट 2 पे एंड हो रहा है वहाँ पे एस का एलिमेंट 2 से स्टार्ट हो रहा है। सो इसका मतलब 1 आर से उठाया और 1 आप एस से उठाओगे तो फाइनल कंपोजिशन बनेगी 1,1। ठीक है, आपने 1,2 को मर्ज करा है किसके साथ, 2,1 के साथ, तो 1 2 से रिलेटेड है और 2 जो है वो 1 से रिलेटेड है, तो फाइनल आंसर आया 1,1। इसी तरह अब 1,2 और किससे मर्ज हो सकता है, अब 2 से कोई भी स्टार्ट नहीं हो रहा तो आप अब कोई से भी नहीं कर सकते, तो ये आपका आर वाला एलिमेंट कंप्लीट हो गया। अब 1,3, तो 3 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 3,1 स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए 1,3 और 3,1 मर्ज होकर क्या बनेगा, 1,1 बनेंगे, तो वो 1,1 ऑलरेडी आ चुका है आपके पास। ठीक है ना, मतलब 1,3 लिया और
3,1। तो इसका फर्स्ट और इसका लास्ट देखते हो तो 1,1 तो आपका ऑलरेडी आ चुका है, तो एक साइड में एक एलिमेंट को दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होती, रिपीटेशन मतलब साइड में हम लिखते ही नहीं है, तो आप 1,1 ऑलरेडी लिख चुके हो। अब 1,3 आपने देखा था, 1,3 को आप 3,2 से भी मर्ज कर सकते हो, है ना, कंपोजिशन ले सकते हो, तो 1 और 2 आएगा, 1,2 आएगा। कैसे आया, 1,3 था और दूसरा वाला था 3,2, तो दोनों में 3 कॉमन है, तो फाइनल क्या बनेगा, 1,2 बनेगा। तो इसका जो फाइनल बना इसका मतलब आंसर वो बना 1,2। अब नेक्स्ट 1,3 वाला भी कंप्लीट हो गया आपका, 3,1 और 3,2 के साथ। अब 2,3 देखोगे आप, तो 2,3 किस किस से मर्ज हो सकता है, 3,1 से और 3,2 से। तो क्या क्या आंसर आएगा, 3,1 से होगा तो 2,1 आंसर आएगा, और 2,3 3,2 से मर्ज होगा, मतलब कंपोजिशन होगी तो क्या आएगा, 2,2। अब आप लो 2,4, तो 2,4 किस किस के साथ जा सकता है, बस 4,2 के साथ, तो क्या आएगा 2,2, और 2,2 ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है ना। देन लास्ट 2,4 के बाद 3,1। अब 1 से यहाँ कोई सा भी स्टार्ट नहीं हो रहा, तो आप कंपोजिशन नहीं कर सकते 3,1 की, तो ये आपका बना एस ऑफ आर, ठीक है। अब हमें क्या बनाना है, आर ऑफ एस। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एस का एलिमेंट देखेंगे, तो आर ऑफ एस, तो एस का एलिमेंट आप चाहो तो यहाँ लिख लो, क्या है ये, 2,1 3,1, ठीक है। अब कंपोजिशन लेते हैं हम इनकी, आर ऑफ एस बनाना है आपने, तो सबसे पहले आप एस का एलिमेंट उठाओगे। एस का एलिमेंट क्या है, 2,1, तो 2,1 को आप 1,2 से कंपोजिशन करोगे तो क्या आएगा, दोनों में 1 कॉमन है तो वो 1 तो रिमूव हो जाता है, तो 2,2 आएगा। अब 2,1 को आप 1,3 से भी कंपोजिशन कर सकते हो, तो क्या आएगा, 1 दोनों में कॉमन है वो हट जाएगा, तो बचेगा 2,3, ठीक है। एस आर ऑफ एस में हमेशा एस से ही स्टार्ट करना है, ठीक है, इसलिए मैंने एस को पहले लिख लिया ऊपर। आप भी ऐसे करोगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब 2,1 का कंप्लीट हो गया, अब हम 3,1 का करते हैं, तो 3,1 किससे मर्ज हो सकता है, 1,2 से, तो 1 दोनों में कॉमन है वो हट जाएगा, तो बचेगा क्या, 3,2। देन 3,1 जो है 1,3 से भी मर्ज हो सकता है, तो क्या बनेगा आंसर, 3,3, ठीक है। अब 1 पे एंड होने वाले खत्म हो गए, तो ये दोनों तो फिनिश हो गए। अब 3,2 को हम करते हैं कंपोजिशन। अब देखते हैं 2 से कौन कौन सा स्टार्ट हो रहा है। 3,2 को आप किससे कर सकते हो, 2 पे एंड हो रहा है ना, तो 2 वाले से कर सकते हो, 2,3 से कर सकते हो, तो 3,2 और 2,3 क्या बनेगा, 3,3, और 3,3 हमने ऑलरेडी सेट में लिख लिया है, तो ये हो चुका है। देन 3,2 को और किससे कर सकते हो, 2,4 से कर सकते हो, तो क्या बनेगा, 3,4। जो कॉमन है वो हटा दो, 2 कॉमन है वो हटा दिया, तो बचा 3,4, ठीक है। उसके बाद 3,2 हो गया आपका यहाँ पे कंप्लीट, 2 से अब कोई स्टार्ट नहीं आ रहा। 4,2 देखते हैं, तो 4,2 का मतलब है 2 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है, 2,3 यहाँ पे, और ये 2 पे एंड हो रहा है 4,2, तो फाइनल आंसर 2 हटा दोगे तो 4,3, ठीक है। अगर अभी भी कंफ्यूजन, देखो 4,2 लिया हमने यहाँ एस से, और आर से कौन सा लिया हमने, आर से लिया 2,3, तो 2,3 देखो, तो 4,2 से रिलेटेड है और फिर 2,3 से रिलेटेड है, तो फाइनली 2 किससे रिलेटेड हो गया, 3 से, तो इसलिए 4,3 आ गया। इस तरह से बन रहा है ये, ठीक है। अब लास्ट देख लो, 4,2 था तो वो 2,4 से भी मर्ज हो सकता है, तो 2,2 इसमें कॉमन है वो हटेगा, तो आएगा 4,4, तो ये इसका फाइनल आंसर आएगा। तो इसको अच्छे से देख लेना टेस्ट किस तरह से हो रहा है। आर ऑफ एस में एस पहले आप ट्रीट करोगे और एस ऑफ आर में आर का एलिमेंट पहले ट्रीट करोगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट रिक्वायर्ड इन अ क्लास टू गारंटी दैट एटलीस्ट 7 विल रिसीव द सेम ग्रेड इफ द ग्रेड्स आर ए बी सी डी ई एफ। तो कितने ग्रेड है टोटल आपके पास, 6 ग्रेड्स हैं आपके पास टोटल, और वो क्या चाहता है, एटलीस्ट 7 विल रिसीव द सेम ग्रेड, कम से कम 7 जो है वो सेम ग्रेड रिसीव करें, तो आपको मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने चाहिए होंगे। तो इसका फॉर्मूला कौन सा था, सीलिंग फंक्शन का होता था, 6 से डिवाइड करोगे तो ऊपर क्या लिखोगे आप, 6 पूरा पूरा किसको डिवाइड करता है, 36 को, और आपको वो क्या चाह रहा है, एटलीस्ट 7 होने चाहिए, तो 36 + 7 लिखोगे आप यहाँ पे, तो 37 डिवाइड बाई 6 क्या आएगा, तो 37 डिवाइड बाई 6 आएगा 6.1, और सीलिंग फंक्शन, ठीक है ना, सीलिंग फंक्शन ऊपर से क्लोज होता है नीचे से ओपन होता है, वो इस तरह से होता है, तो इसका आंसर आएगा 7।
तो इसका मतलब आपका जो एटलीस्ट 7 चाहिए था, विल रिसीव द सेम ग्रेड, तो 7 तो आ गया, और वो किस वजह से आया, वो 37 की वजह से आया। तो मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपको चाहिए, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो होंगे आपके 37। इसको आप अगर सीलिंग फंक्शन से नहीं करना चाहते तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपके पास 6 ग्रेड्स हैं, A B C D E F, ठीक है, ये आपके पास ग्रेड्स हैं। अब आप जो पिजन होल का प्रिंसिपल होता है, जो पिजन होल के जो हमने मेथड्स पढ़े थे, जो मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप जाके देखना, उसमें क्या होता है, आप एक एक स्टूडेंट जो है वो एक एक ग्रेड ले लेगा पहले, मतलब सारे स्टूडेंट के पास जो है वो एक एक ग्रेड चला गया। उसके बाद क्या होगा, फिर से स्टूडेंट आए, उनको एक एक ग्रेड मिल गया, ABCDEF, फिर से एक एक स्टूडेंट को एक एक ग्रेड मिल गया। तो इस तरह करते करते आप क्या करोगे, करते करते आप सबको 6 ग्रेड दे दोगे। कितने हो गए यहाँ पे टोटल 5, तो यहाँ तक आपके 6 ग्रेड्स हो गए सबको। इनको काउंट करोगे तो 36 होंगे। अब नेक्स्ट स्टूडेंट जो होगा, जो आपके पास एक नया स्टूडेंट होगा, अब वो इनमें से कोई सा ही एक ग्रेड लेगा ना, इनमें से कोई सा भी एक ग्रेड लेगा ABCDEF में। तो फॉर एग्जाम्पल उसने ले लिया D ग्रेड, तो D के पास अब कितने हो गए स्टूडेंट्स, D में अगर आप काउंट करोगे तो D में हो गए आपके पास टोटल 7। तो यही तो आपको चाहिए था कि क्या लिखा था, गारंटी दैट एटलीस्ट 7 विल रिसीव द सेम ग्रेड। तो वो कब हुआ है, जब आपने एक लास्ट स्टूडेंट और ऐड करा, तो 36 में एक स्टूडेंट और ऐड हो गया तो 37। तो इसका आंसर है मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो रिक्वायर्ड है आपको, वो 37 स्टूडेंट रिक्वायर्ड है। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हो। ये पिजन होल का प्रिंसिपल है। आपने क्या करा, ABCDEF जो यहाँ पर हैं, जो ग्रेड्स हैं, तो जो ग्रेड्स हैं वो आपके हैं एक्चुअल में पिजन होल्स हैं वो आपके, ठीक है, और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके क्या हैं यहाँ पे पिजन्स। तो आप इससे भी रिलेट करके इस क्वेश्चन को कर सकते हो इजीली। अगर फॉर्मूला याद नहीं है, ज़रूरी नहीं होता कि ना हमेशा फॉर्मूला याद रहे, बट आपको टेक्निक तो पता है ना, पीछे के लॉजिक्स तो पता है, तो उस लॉजिक के बेसिस पे आप कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज द फ्लोर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। वो इस तरह से बनता है, नीचे से वो क्लोज होता है एक्स, या फिर उसकी नोटेशन ये भी रहती है, ठीक है, ये वाली नोटेशन, दोनों नोटेशन चलती हैं। फ्लोर फंक्शन बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को। तो क्या बोला, प्रूव दैट द फंक्शन एफ विच इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज नाइदर 1 to 1 नॉर 1 to, वेयर डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो इसकी वैल्यू कैसे बनती है, अगर आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन याद नहीं है तो इसकी जो वैल्यू बनती है, फॉर एग्जाम्पल आपने 2.3 लिखा, तो ये होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। तो ये आपका एक्स है, तो एक्स से पहले जो उससे लेस है या इक्वल है, उस इंटीजर में जो आपका सबसे ग्रेटेस्ट होगा। तो 2.3 से जो लेस इंटीजर है वो है 2, 1, 0, -1। तो ये सारे हैं लेस देन इक्वल टू द वैल्यू एक्स, ठीक है ना, मतलब ये एक्स से छोटे इंटीजर्स हैं। अब इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा है, वो है 2, तो इसका आंसर आएगा 2, ठीक है ना। अगर आप 1.5 ले रहे हो तो इसका आंसर आएगा 1, अगर आप 0.4 ले रहे हो तो इसका आंसर आएगा 0। तो मतलब उससे पहले वाला इंटीजर लेना। अगर आपने 1 लिखा तो उसका आंसर तो 1 ही आएगा। अगर आपने लिखा, अब इसमें माइनस वाले में बड़ी दिक्कत होती है बच्चों को, अगर आपने लिखा -0.8, तो -0.8 को अगर आप रियल लाइन पे ड्रॉ करो तो -0.8 यहाँ है, और उससे पहले का जो इंटीजर है वो -1 है, तो इसका आंसर आएगा -1। तो जो फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बनता है ना, वो इस तरह से बनता है। अब मैंने सारी वैल्यूज बना के दिखा दी ना, तो देखो, अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 और लेस देन 1 है तो इसकी आंसर आता है 0। अगर x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 1 है, लेस देन 2 है, तो इसकी वैल्यू आती है हमेशा 1, ठीक है ना। देखो 1.5 पे वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है। अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है और लेस देन 3 है तो ये आएगा 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेस देन 4 तो ये आएगा 3, एंड सो ऑन। अब नेगेटिव्स में भी बना लो, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 0 तो इसका वैल्यू आएगा -1, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -2 लेस देन -1 तो इसकी वैल्यू आएगी -2, एंड सो ऑन। तो इसको ऊपर डॉट 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 लगा के छोड़ दो। तो ये आपका पूरा बन गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ये बोला है नाइदर 1 to 1 नॉर 1 to, तो 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन होती है भाई, कि अगर दो आपकी वैल्यू सेम इमेज दे रहे हैं, f इक्वल टू FB है, तो ये इंप्लाई करता है a इक्वल टू B। ये रूल होता है सिंपल सा, ठीक है। अब मुझे बताओ f क्या है, वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो 2.3 ले लो और 2.5, ये दोनों इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, होंगे ना, क्यों, क्योंकि इनकी वैल्यू क्या आएगी, 2.3 की वैल्यू आएगी 2 और 2.5 की वैल्यू 2 आएगी, तो दोनों इक्वल हैं। बट इसमें जो डोमेन में वैल्यू है, ये मान लो a है और ये है b, 2.5, मतलब a की वैल्यू 2.3 है और b की वैल्यू 2.5 है।
बट ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, मतलब 2.3 जो है वो 2.5 के इक्वल नहीं होता है। तो क्या हो गया ये, नॉट 1:1। मतलब कि इस तरह से भी देख सकते हो आप, 2.3 और 2.5 की सेम इमेज आ रही है, मतलब 2.3 भी जो है वो 2.3 भी जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, 2.5 भी जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, और नॉट ओनली दो नंबर, नॉट ओनली टू नंबर्स, इवन 2.6, 2.0001 ये सब 2 पे ही मैप होंगे। इसमें आपको इनफाइनाइट नंबर्स मिल जाएंगे, ठीक है, 9, 8 कुछ भी ले लो, 2 पे मैप हो रहा है, मतलब इतने सारे नंबर्स ही तो एक ही इमेज देना है, तो बहुत सारे वैल्यूज जो है वो एक ही पे मैप हो रहा है। इस तरह से सोचो इसको, ये मैनी वन फंक्शन बन रहा है, तो ये 1:1 नहीं बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गया आपका फर्स्ट, 1:1 नहीं है, नॉट ऑन टू। अब मैंने देखो ये फंक्शन आपको पूरा बताया है यहाँ पे, इस फंक्शन को एक बार गौर से देखो, इसकी जो वैल्यूज हैं, अगर मैं आर से आर भी चल रहा हूँ, उस फंक्शन की जो रेंज आती है वो क्या आती है, इस फंक्शन की जो रेंज आती है वो ये आती है, ये क्या है, पूरा इंटीजर्स का सेट है। और आपने फंक्शन कहाँ लिया है, आर से आर लिया है, देखो ऊपर कहाँ लिखा है, एफ इज फ्रॉम आर टू आर। तो डोमेन ऑन कोडोमेन पे बहुत डिपेंड करता है फंक्शन की 1:1 और ऑन टू नेस। तो ये आपने आर टू आर लिया है, बट एक्चुअल में फंक्शन क्या बन रहा है, जो हमने अभी ऊपर बना के देखा, वो आर को सिर्फ और सिर्फ जेड पे मैप कर रहा है, और जेड जो है वो आर के अंडर कंटेन करता है, मतलब इसकी जो रेंज है, रेंज ऑफ एफ, वो क्या है, जेड है बस। तो अगर मैं आर में से कोई नंबर लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 2.3, तो क्या आप मुझे एफ में कोई एक ऐसा नंबर बता पाओगे जो 2.3 पे मैप हो जाए? हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि एफ फंक्शन मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो आप ले रहे हो, वो हमेशा हर एक रियल नंबर्स को एक इंटीजर पे ही मैप करता है, तो ये ऑन टू नहीं बन पाएगा। तो यहाँ पे ऑन टूनेस फेल हो गई। अगर आप फिर से देखना चाहो तो देखो, यहाँ पे इसकी रेंज में हमेशा इंटीजर्स ही आते हैं, तो ये किसी भी एक्स को, किसी भी जो एक्स आप यहाँ पे डाल रहे हो, यहाँ पे एक्स डालते हो ना, और यहाँ पे एक्स कुछ भी ले रहे हो आप रियल नंबर, तो वो हमेशा उसको कहाँ मैप करता है, इंटीजर्स पे। तो इसलिए ये ऑन टू नहीं होगा। और मैंने लेकर भी दिखा दिया, 2.3 की प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, कोई सभी नंबर नहीं ले सकते आप यहाँ पे जिसकी इमेज 2.3 आ जाए, तो ये ऑन टू नहीं होगा। अब बी पार्ट देख लेते हैं। बी पार्ट है एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ बनाना है आपको। एफ और जी आपको गिवन है, एफ एक्स कॉस एक्स दे रखा है और जी एक्स 3x स्क्वायर दे रखा है। शो दैट जी ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ जी, ठीक है। तो एफ एक्स कॉस एक्स है और जी एक्स 3x स्क्वायर है। सो एफ एक्स की वैल्यू है कॉस एक्स और जी एक्स की वैल्यू है 3x स्क्वायर। तो सबसे पहले हम जी ऑफ एफ बनाते हैं। तो जी ऑफ स्मॉल ए देख लेते हैं कहाँ मैप होता है। तो एफ ए को कहाँ मैप करेगा, एफ जो है एक्स को हमेशा कॉस एक्स पे मैप करता है, तो ए को कहाँ करेगा, कॉस ए पे। और जी हमेशा एक्स को कहाँ मैप करता है, जी उसको 3x स्क्वायर पे मैप करता है। तो जी कॉस ए को कहाँ मैप करेगा, 3 इंटू जो भी उसके आर्ग्यूमेंट में लिखा है उसका वो स्क्वायर कर देगा, 3 कॉस ए स्क्वायर, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं एफ ऑफ जी। तो एफ ऑफ जी ए को कहाँ मैप करेगा, तो बस आपको पैटर्न देखना, जी जो है वो एक्स को 3x स्क्वायर पे मैप कर रहा है, तो जी यहाँ ए को किस पे मैप करेगा, जी ए को मैप करेगा 3a स्क्वायर पे। और एफ क्या करता है, जो भी उसके आर्ग्यूमेंट में एक्स है वो उसको कॉस एक्स पे मैप कर देता है, ये करता है ना एफ। तो एफ किस कहाँ मैप करेगा इसको, कॉस 3a स्क्वायर। और ये दोनों जो है इक्वल नहीं होते, ठीक है ना। तो ये हमें यही शो करना था, दीज आर नॉट इक्वल। और ये देखो ये हो गया शो दैट, क्योंकि दोनों फंक्शन अलग अलग आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आएगी। एक 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और एक का आर्ग्यूमेंट में 3 जा रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या करना है, कंस्ट्रक्टेड ट्रुथ टेबल फॉर द कंपाउंड प्रोपोजिशन। सो सिंपल से सिंपल आपसे पूछा गया है ट्रुथ टेबल। तो आपने यहाँ पे देखने कितने वेरिएबल्स हैं, P है, R है और Q है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो 2 की पावर 3 मतलब 8 नंबर ऑफ टोटल रोज आएंगे इसमें। इतना तो आपको मैंने वीडियोस में ट्रुथ टेबल की जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है लॉजिक्स की, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, उसमें जाके आप देखना है ट्रुथ टेबल बनाने के मैंने सारे मेथड्स आपको बताए हैं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, वेरिएबल्स को लिख लेना है, P, Q और R। अब आपको ये बोला जा रहा है कि 8 नंबर ऑफ रोज बनी है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला। जितने वेरिएबल्स है डिस्टिंक्ट वेरिएबल देखो बस, P है, Q है, R है। अब निगेशन ऑफ P कोई नया वेरिएबल नहीं होता, वो P से ही तो बन रहा है, तो हमें तो P, Q, R 3 डिस्टिंक्ट वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं। तो आपके पास 8 रोज आएंगी। तो रोज कैसे बनती हैं, आप 8 का हाफ करोगे तो 4, तो 4
ट्रू आएंगे और 4 फॉल्स आएंगे। उसके बाद 4 का हाफ कर दो 2, तो 2 टाइम्स ट्रू आएगा और 2 टाइम्स फॉल्स आएगा। फिर 2 का भी हाफ कर दो, तो एक टाइम आपका ट्रू, एक टाइम फॉल्स, एक टाइम ट्रू, एक टाइम फॉल्स। तो ये बन गया आपका पूरा। अब ट्रूथ टेबल बननी यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो अब जो जो ऊपर पूछा जा रहा है, निगेशन ऑफ पी पूछा जा रहा है, तो निगेशन ऑफ पी बना लेते हैं। ये क्या है, कहाँ से पता लगा मुझे? यहाँ से देख के पता लग रहा है। तो निगेशन ऑफ पी बना लेते हैं। क्या बनेगा? पी का निगेशन करना है बस। तो फॉल्स 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 एंड ट्रू 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 ट्रू। उसके बाद क्या करना है? पी और आर, पी और आर करना है आपने, निगेशन ऑफ पी और आर। तो इन दोनों का आपने और करना है। तो और में क्या होता है, एक भी ट्रू होगा तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो ट्रू फॉल्स ट्रू, दोनों फॉल्स है तो फॉल्स आ गया। ट्रू 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 ट्रू। उसके बाद क्यू एंड आर, किस पे फोकस करना है? इन दो कॉलम पे फोकस करना है हमें, क्यू एंड आर वाले पे। तो एंड में ट्रू कब आता है? जब दोनों ट्रू होते हैं। तो देखो यहाँ दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा। फिर कहाँ ट्रू है? यहाँ दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे ट्रू आ गया। उसके अलावा कहीं पे भी दोनों ट्रू नहीं है, तो क्या होगा? सारी जगह फॉल्स आएगा। अब क्या करना है आपने? इन दोनों का इम्प्लीकेशन करना है। आपने दो कॉलम बना लिए ना, इन दोनों का आपने इम्प्लीकेशन करना है कि ये इसको इम्प्लाई करता है। तो इम्प्लाई करने का रूल क्या होता है? जब भी ट्रू फॉल्स को इम्प्लाई करेगा तो आपका फॉल्स आएगा फाइनल में, अदरवाइज हमेशा ट्रू आएगा। तो जब भी यहाँ पे ट्रू और यहाँ फॉल्स हो जाए तभी फॉल्स आएगा फाइनल में। तो आप क्या बना रहे हो? निगेशन ऑफ पी और आर इम्प्लाई कर रहा है क्यू एंड आर को। ठीक है, तो आप देख लो बस, टी एफ आ रहा है ना, तो इसके सामने एफ आएगा। टी और एफ यहाँ पे भी आ रहा है तो इसके सामने भी एफ आएगा। टी और एफ यहाँ पे भी आ रहा है तो इसके सामने भी एफ आएगा। टी और एफ तो यहाँ पे भी एफ। बाकी सब जगह ट्रू आ जाएगा, बिना देखे आप लिख देना उसको। तो ये आपकी फाइनल टेबल बनेगी, जो आपको फाइनल कंक्लूजन वाला कॉलम चाहिए। टी टी एफ टी टी और फिर 3 टाइम्स एफ। सो ये सिंपल सा मेथड है ट्रूथ टेबल बनाने का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर विद द रिलेशन डिफाइन ऑन द सेट जेड, मतलब जेड पर डिफाइन किया गया है, यहाँ पे जो जेड लिखा है ऑफ इंटीजर एज फॉलोस। मतलब जेड क्या है? आपने एक रिलेशन इंटीजर्स पे डिफाइन किया है, और किस तरह से डिफाइन करा गया है कि ए बी से रिलेटेड होगा इफ एंड ओनली इफ ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड आर। अब ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड आर का मतलब क्या होता है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड आर, आर की जगह है 4, मतलब आर की वैल्यू जो आर लिखते हैं यहाँ पे वो 4 लिया गया है। तो इसका मतलब होता है कि 4 जो है वो डिवाइड करेगा a माइनस बी को। ठीक है, जिस तरह से आप लिखते हैं होता है कि a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 4, इस तरह से भी लिखते हैं या इस तरह से भी लिखते हैं। मैथमेटिकल नोटेशन दोनों सही है। ये वर्टिकल, आपका वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल स्लैश। ठीक है, अब हम पहले क्या शो करेंगे इसमें? शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन आर। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करोगे कि ए क्या ए से रिलेटेड है, आप ये देखोगे। तो ए से रिलेटेड होने का मतलब ए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड 4 होना चाहिए। तो क्या होगा? मतलब कि ए माइनस ए क्या वो 4 से डिविजिबल होगा? तो वो होगा, क्योंकि ए माइनस ए की वैल्यू 0 आएगी और 4 0 को डिवाइड करता है, तो ये करेक्ट है। ठीक है, तो इसको लिखने का तो बस इतना ही काफ़ी है कि ए कॉन्ग्रुएंट टू ए लिखना था आपने, तो यस 4 डिवाइड्स ए माइनस ए। ठीक है, आप याद रखना ये डिवाइड है, कभी आप इसको समझ लो कि 4 इज डिविजिबल बाई ए माइनस ए, ये ऐसे नहीं है, बल्कि ये ऐसे है कि ए माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4। ये वाली ये नोटेशन है, ये नोटेशन दोनों सेम है। ठीक है, नोटेशन में कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। नेक्स्ट, क्या अगर ए बी से रिलेटेड हो तो क्या बी ए से रिलेटेड होगा? मतलब अगर ए कॉन्ग्रुएंट टू बी है मॉडुलो 4, मॉडुलो 4 बोलते हैं इसको, तो क्या आप अप्लाई कर सकते हो बी कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो 4 होगा? तो इसका मतलब है कि 4 इज डिवाइडिंग ए माइनस बी। इसका मतलब है कि a माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 के लिख सकते हो उसको। अगर मैं इसको माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूं, a माइनस बी को माइनस 4 के कर दूं, तो क्या बन जाएगा? ये
बी माइनस ए इज इक्वल टू 4 माइनस के। अब कोई नंबर जो है अगर 12 इज इक्वल टू 3 इंटू 4 होता है तो 3 12 को भी डिवाइड करता है, 4 12 को भी डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट 4 इज डिवाइडिंग बी माइनस ए, मतलब बी माइनस ए इज डिविजिबल बाई 4। तो यही तो हमें चाहिए था, इसका मतलब है कि बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो 4। ठीक है ना, b माइनस ए जो है वो 4 से डिविजिबल हो रहा है यहाँ पे, तो हमें यही तो चाहिए, इसका मतलब ये होता है मॉडुलो कि b कॉन्ग्रुएंट टू a मॉडुलो 4 है। तो हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिविटी कि अगर a b से रिलेटेड है एंड b c से रिलेटेड है, तो हमें इम्प्लाई करना है कि a जो है वो c से रिलेटेड होगा। तो अगर a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो 4 है तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 डिवाइड कर रहा है a माइनस बी को, इसका मतलब a माइनस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू k1। और अगर b कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो 4 आपको गिवन है तो इसका मतलब है कि 4 डिवाइड करता है b माइनस सी को, इसका मतलब है कि b माइनस सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 इंटू k2, है ना। 4 b माइनस सी को डिवाइड कर रहा है, मतलब 4 जो है वो फैक्टर है b माइनस सी का, तो b माइनस सी 4 का ही तो मल्टीपल होगा। तो मैंने k2 और k1 की हेल्प से उसको मल्टीप्लीकेशन में लिख लिया, 4 की मल्टीप्लीकेशन में। तो p माइनस सी इज इक्वल टू 4k2 आ गया। अब मुझे चाहिए a इज रिलेटेड टू c, तो मैं a माइनस सी कंस्ट्रक्ट करता हूँ। तो क्या मैं a माइनस सी को इस तरह से लिख सकता हूँ, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी। तो a माइनस बी की वैल्यू क्या होगी, 4k1, 4k2 b माइनस सी की वैल्यू। और अगर आप b से b यहाँ कैंसिल करोगे तो ये a माइनस सी ही बनेगा। तो मैंने a माइनस सी को इस तरह से लिख लिया, 4 कॉमन ले लो, k1 प्लस k2। अब k1 k2 क्या थे, k1 k2 दोनों इंटीजर्स हैं, वो z से आ रहे हैं, z मतलब सेट ऑफ इंटीजर से आ रहे हैं वो। तो यहाँ क्या हो गया, 4 इंटू सम इंटीजर, वो इन दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल है, इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है a माइनस सी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, दैट 4 इज डिवाइडिंग a माइनस सी। इसका मतलब क्या हो गया, a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉडुलो 4। यही तो हमें प्रूफ करना था, ये ट्रांजिटिव भी हो गया। अब पूछ रहा है व्हाट आर द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग 0। तो इक्विवेलेंस क्लास का मतलब ये होता है कि अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंट है तो हमें उस एलिमेंट से रिलेटेड एलिमेंट ढूंढने होते हैं सारे। मतलब क्या, मैं बताता हूँ आपको क्या करना है इसमें। वो बोला है कि आपको 0 की इक्विवेलेंस क्लास बनानी है। अगर कोई रिलेशन इक्विवेलेंट है जो कि आपने ऊपर प्रूफ करा है, मतलब कि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, वो तीनों हैं, तो इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट के लिए हम किसी भी एलिमेंट की क्लास बना सकते हैं। मतलब अगर मुझे ए की क्लास बनानी है तो मुझे बस वो सारे एलिमेंट ढूंढने हैं ए जो किसी भी बी से रिलेटेड हो। तो अगर वो बी से रिलेटेड होगा तो जब मैं ए की क्लास बनाऊंगा तो उसमें ए भी आएगा बी भी आएगा। अगर ए जो है वो सी से रिलेटेड है तो उसमें सी भी आएगा। अगर ए डी से रिलेटेड है तो उसमें डी भी आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करके मुझे पूरी क्लास बनानी है 0 की। तो बनाना शुरू करते हैं। तो 0 कॉन्ग्रुएंट टू व्हाट, मॉडुलो 4। यही तो आपको रिलेशन ऊपर दे रखा था ना कि मॉडुलो 4 की रेस्पेक्ट में आपको क्लास बनानी है 0 की। तो 0 किस किस एलिमेंट से रिलेटेड होता है, क्या 0 1 से रिलेटेड होता है, मतलब क्या 0 माइनस 1 4 से डिविजिबल है, नहीं है। अब क्या 0 जो है वो 2 से कॉन्ग्रुएंट होता है मॉडुलो 4 की रेस्पेक्ट में, मतलब 0 माइनस 2 क्या 4 से डिविजिबल है, नहीं है। क्या 0 कॉन्ग्रुएंट टू 3 होता है मॉडुलो 4 में, इसका मतलब है क्या 0 माइनस 3 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 4। तो 0 माइनस 4 4 से डिविजिबल होता है। तो मतलब 0 के कॉन्ग्रुएंट टू ये भी नहीं हुआ था, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 0 कॉन्ग्रुएंट टू 4 हो गया मॉडुलो 4 में। तो ये आया। तो इसका मतलब जो 0 की क्लास आप बनाना चाह रहे थे, ठीक है ना, जो 0 की क्लास आप बनाओगे उसमें 0 तो आएगा ही आएगा हर क्लास, क्योंकि 0 0 से कॉन्ग्रुएंट है। क्यों है, क्योंकि 0 माइनस 0 इज डिविजिबल बाई 0। तो 0 तो आएगा, फिर 4 आ गया। अब नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा बताओ। अगर मैं 5 लेता हूँ यहाँ पे, क्या 0 कॉन्ग्रुएंट होगा मॉडुलो 5 के, मॉडुलो 4 के, सॉरी 0 कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडुलो 4। मतलब 0 माइनस 5 इज डिविजिबल बाई 4 है, नहीं है। तो ये भी नहीं आया। तो फिर 6 लोगे आप, फिर 7 लोगे, फिर ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फिर आप लोगे 8, 0 कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 4। तो वो होगा, क्यों होगा, क्योंकि 0 माइनस 8 इज डिविजिबल बाई 4, वो होगा। तो इसलिए आपकी जो 0 की क्लास में 4 आया था वहाँ पे अब 8 भी आ गया। अब आपको पैटर्न पता लग गया कि उसमें 4 के मल्टीपल आ रहे हैं, तो 12 भी आएगा, 16 भी आएगा, एंड सो ऑन। राइट हैंड साइड पे आप चलते चले जाओ, 4 के मल्टीपल लेते चले जाओ। अब नेगेटिव नंबर देख लो।
नेगेटिव्स में कौन कौन से आ सकते हैं? क्या 0 कॉन्ग्रुएंट टू -1 मॉडुलो 4 होगा? इसका मतलब है क्या 0 माइनस -1, यही तो होता है, मतलब डिवाइड बाई 4 होगा। A कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडुलो 4 का मतलब क्या होता है? ये इस तरह से बना रहे हैं हम इसको कि A माइनस बी वो 4 से डिविजिबल होगा या 4 डिवाइड्स करेगा A माइनस बी को, दोनों नोटेशन सेम है। तो क्या 0 माइनस -1 होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो बनेगा 1/4। क्या 0 कॉन्ग्रुएंट टू -2 मॉडुलो 4 होगा? मतलब 0 माइनस -2 नहीं होगा। फिर 0 कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉडुलो 4 भी नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये हो गया था 8, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा। अब नेक्स्ट देखो आप -4, मतलब कि 0 कॉन्ग्रुएंट टू -4 होगा क्या? मतलब 0 माइनस -4 इज डिविजिबल बाई 4 है, इसका मतलब 4 डिविजिबल बाई 4, यस है, तो ये होगा। तो जो आपने 0 की क्लास बनाई थी उसमें आपका क्या आ जाएगा? -4 भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट सिर्फ 4 के मल्टीपल ही जाएंगे इसमें, अब -5 लोगे वो भी नहीं होगा, -6 भी नहीं होगा, -7 भी नहीं होगा। अब -8 जब लोगे 0 कॉन्ग्रुएंट टू -8 मॉडुलो 4, तो इसका मतलब है 0 माइनस -8 डिविजिबल बाई 4, मतलब 8 डिविजिबल बाई 4, तो यस ये होता है। तो इसका मतलब -8 भी इस सेट में चला जाएगा जो 0 की क्लास आप बना रहे हो। तो अब आपको पूरा का पूरा पैटर्न दोनों साइड से पता लग गया है कि पॉजिटिव नंबर्स कौन से आएंगे और नेगेटिव नंबर कौन से आएंगे। 0 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 12 आया एंड सो ऑन, फिर 0 के लेफ्ट में -4 आया, -8 आया एंड सो ऑन। तो सारी इसकी क्लास बन गई 0 की। तो यही इसमें पूछा गया था। इसी तरह आप 1 की, 2 की, 3 की क्लास बना सकते हो, और जैसे आप 4 की क्लास बनाओगे तो वो 0 के इक्वल आएगी। फिर आप 5 की क्लास बनाओगे वो 1 के इक्वल आएगी। वो आप देख लेना कैसे आती है, जब मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा तो आपको और ये आइडिया हो जाएगा अच्छे से। सो आई होप आपको ये पूरा क्वेश्चन पेपर अच्छे से समझ आ गया हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, मेरा कंटेंट समझ में आता है, तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और भी आगे वीडियो बनाने के लिए आपके लिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।